Hey guys, Jai Hind. Welcome to Vani Academy's analysis of The Hindu. Today is 23rd of Jan, Saturday. Let's start. टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे वो है कोट ऑफ द डे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स हम देखेंगे, उसके बाद स्टेट एंड कंट्री ऑफ द डे ये टॉपिक हम देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में रहते हैं, जितने भी डाउट्स एक एस्पिरेंट्स के माइंड में रहते हैं, उन सभी का एक ही आंसर है। जैसे हम पहले भी देखते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि हेल्प करते हैं हमें हमारा टारगेट अचीव करने के लिए। और जो यूपीएससी की जर्नी है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू भी बोलते हैं। और सिलेबस जो है यहाँ पे मेंस का कॉम्प्रिहेंड करके दिया हुआ है। जो ऐसे पेपर होता है, उसके बाद जीएस के 4 पेपर्स रहते हैं, उसके बाद ऑप्शनल का एक और लैंग्वेज के 2 पेपर्स रहते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं। उसके बाद जीएस 1 के अंदर आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। जीएस 2 के अंदर गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस। देन जीएस 3 के अंदर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस 4 के अंदर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बारे में हम पढ़ते हैं। Today is 23rd of Jan, and you must be remembering that today is the birth anniversary of Subhash Chandra Bose, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और बेसिकली हिस्ट्री के अंदर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके अंदर आप इनकी जो क्या इन्होंने हमारे देश के लिए किया उसके बारे में पढ़ते हो। इनका जो योगदान है हमारी फ्रीडम के लिए उसके बारे में आप पढ़ते हो। और आज फिर से हम इनका एक कोट देख रहे हैं: लाइफ लूजेस हाफ इट्स इंटरेस्ट इफ देयर इज नो स्ट्रगल, इफ देयर आर नो रिस्क्स टू बी टेकन। लाइफ जो होती है, हमारी ज़िंदगी जो होती है, वो उसका हाफ ऑफ द जो इंटरेस्ट है उसका लूज़ कर देती है अगर ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल ना हो, अगर हम कोई रिस्क ना लें। देखिए, अगर हमें रोज़ एक ही तरह की लाइफ मिले, मान लीजिए हम कहते हैं कि हम खुश रहना पसंद करते हैं, हमारे साथ हमेशा अच्छा हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो एक जो है कि हमेशा वही कंडीशन बने रहेगी, एक ही तरह की कंडीशन बनी रहेगी, तो हम बोर हो जाएंगे। क्योंकि एक जो ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन का जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, वो इस तरह का है कि अगर रोज़ रोज़ एक ही तरह की चीज़ें होती हैं तो हम वो करना पसंद नहीं करते। देखिए, हमें डिफ़िकल्टीज़ या जो चैलेंजेस होते हैं, हमें वो चाहे वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन यही है जो हमारी लाइफ़ को इंटरेस्टिंग बनाती है। रोज़-रोज़ जो हमारी लाइफ़ के सामने जो चैलेंजेस आते हैं, जो एडवर्सरीज़ आते हैं, जो मुश्किलें आती हैं हमारी ज़िंदगी के सामने, वही अगर हम उससे लड़ें तो हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग बनती है। ना कि अगर एक ही तरह की रोज़ मूवमेंट जो रोज़ ही चीज़ें एक ही तरह की हो हमारी ज़िंदगी में, वो इंटरेस्टिंग नहीं होती। इसलिए आप इस कोट को याद रख सकते हो: लाइफ लूजेस हाफ इट्स इंटरेस्ट इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल। अगर कोई स्ट्रगल ना हो और अगर कोई हम रिस्क ना लें। चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स हैं। जीएस 2 के अंदर पॉलिटी और गवर्नेंस के अंदर आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। जो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज थे, हम टाइमलाइन देखते हैं पहले। और जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था लास्ट फ्यू मंथ्स, और इन्होंने ट्रैक्टर परेड करने की वहाँ पे दिल्ली जो आउटर जो रिंग रोड है वहाँ पे इन्होंने बात की। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 4 मेंबर जो कमेटी थी उसका गठन किया, उस कमेटी का, और वही पैनल जो है वो लेआउट कर रहा है अभी जो रोड मैप्स हैं फार्मर इशू के रिलेटेड। और उसके बाद जो सेंटर ने अभी डे बिफोर येस्टरडे उन्होंने जो अपना अ, एक ऑफर बताया फार्मर्स को कि हम जो फार्म लॉज हैं उनको 18 मंथ्स के लिए, मतलब 1.5 ईयर के लिए हम उसको रोक देंगे। हम ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे। लेकिन अभी जो फार्मर्स हैं दे वर नॉट रेडी। दे इंस्टेड दे वांट दैट द लॉज शुड बी रिपील्ड। और दे ऑल्सो वांट दैट देयर शुड बी एक लीगल बैकअप, एक लीगल गारंटी होनी चाहिए एमएसपी के लिए। और सेंटर सेड नो मोर कंसेशंस। अभी सेंटर ने आज यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आज की न्यूज़पेपर के अंदर कि सेंटर ने भी बोल दिया है कि अब फर्दर कोई और कंसेशन नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अलावा इसी फार्मर प्रोटेस्ट के रिलेटेड, और आज जैसे 23rd of Jan नेताजी का बर्थडे है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो अभी डिमांड है रिपीलिंग ऑफ द फार्म लॉ, उसके
उसको मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए 20,000 जो फार्मर्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट विल बिगिन ए मार्च फ्रॉम मुंबई, सॉरी नासिक टू मुंबई। नासिक से लेके वो मुंबई तक जाएंगे। आज 20,000 के करीब फार्मर्स हैं और बेसिकली ये व्हीकल मार्च रहेगा, पैदल नहीं चलेंगे, व्हीकल मार्च रहेगा। और इस तरह से ये जो प्रोटेस्ट है और स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो अभी जो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी, एक पैनल का गठन किया था, इनको 2 मंथ्स का टाइम दिया था। और इसके रिलेटेड आगे हम एक एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे। दिस वाज आल्सो गिवन ऑन द फर्स्ट पेज और 8th पेज के ऊपर ये न्यूज़ थी। नो सेकेंड अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स थे, देखिए जो पैंडेमिक था उसकी वजह से जो 4 अक्टूबर को जो डेट अभी पोस्टपोन हुई थी, जो 2020 का जो प्रीलिम्स था, जो कि मई के अंदर होना था, मई 31 के अंदर होना था, उसके बाद जो 4 अक्टूबर को ये पोस्टपोन हुआ था। और उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल है कि कैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका लास्ट अटेम्प्ट था और कुछ तो दे पाए और कुछ दे नहीं पाए उस वो एग्ज़ाम को। और वही बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा से उनको अटेम्प्ट देने का एक चांस दिया जाए। बट द जो गवर्नमेंट है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है, इट इज़ नॉट विलिंग टू डू दिस। जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला कि जो गवर्नमेंट है दैट इज़ बेसिकली नॉट विलिंग टू डू दिस। और अभी 25 ऑफ जैन को इसकी फिर दोबारा से हियरिंग होगी और देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। यूपीएससी जैसे कि एक कमीशन है, इसका जो फॉर्मेशन है दैट वाज ऑन 1 अक्टूबर 1926। इसकी जो प्रोसीडिंग एजेंसी है दैट वाज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और आप इसका जैसे हेडक्वार्टर है दैट इज़ न्यू दिल्ली। और ये प्रदीप कुमार जोशी जो हैं चेयरमैन है इसके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका जो पेरेंट एजेंसी, जो पेरेंट डिपार्टमेंट है इसका, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए इस तरह के जो जैसे इनका नाम है यहाँ पे चेयरमैन का, इस तरह के जो क्वेश्चंस है आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते, क्योंकि इट इज़ अ डायनेमिक टॉपिक और इस तरह के टॉपिक्स जो हैं आपसे नहीं बेसिकली पूछे जाते। लेकिन इसका जो चेयरमैन है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है या कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होती है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। GS1 के रिलेटेड एक टॉपिक है, सोसाइटी के साथ इसे आप रिलेट कर सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ट्राइब्स के साथ इसे आप रिलेट कर सकते हो। ट्राइब का नाम है मुथुवन ट्राइब। और ये दोनों जो कपल हैं इनका नाम जो मैन इनका नाम है चेलापन। उनकी जो फैमिली है इनको नोमैडिक लाइफ लिव करने के लिए इनको फोर्स किया गया और इनको इनकी जो ट्राइबल कॉलोनी थी उससे बैनिश कर दिया गया। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि जो इनकी मैटरनल ये कज़न है इनके साथ इन्होंने जो अभी मैरिज की। और बेसिकली और इन मैरिज करने के बाद इनको जो जो इनके ट्राइबल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसके हिसाब से इनको बैनिश कर दिया गया, इनको बाहर निकाल दिया गया कम्युनिटी से। और कैसे इनको अभी दोबारा से इनको वहाँ पे भेजा जाएगा, सेटल किया जाएगा, ये गवर्नमेंट का वहाँ पे कहना है। और अभी ये फ़िलहाल 2 डिकेड हो गए हैं, अब अराउंड 20 ईयर्स। और इडा मलयार जो रिजर्वायर है वहाँ पे ये रहते हैं और अपनी लाइफ को जीने के लिए फ़िशिंग करते हैं ये। और इनके जो बच्चे हैं दैट वो ट्राइबल एक हॉस्टल में पढ़ते हैं। और जब वो छुट्टियां उनको पड़ती हैं और अपने पेरेंट्स के साथ वो टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। और ये रहते एक रॉक के पास रहते हैं, अटॉप अ रॉक फेसिंग द रिजर्वायर। और जो इनकी कुटिया है वहाँ पे काफ़ी सारे जो एनिमल्स भी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था फैमिली इज़ वल्नरेबल टू अटैक्स बाय वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर मेक शिफ्ट हट हैड बीन नॉक्ड डाउन एलिफेंट्स मैनी टाइम्स। जो एलिफेंट्स हैं जहाँ जो दूसरे जंगली जानवर हैं उनके द्वारा इनके जो हट है उसको दोबारा बहुत बार हिट किया गया और इनको काफ़ी नुकसान होता है इससे। और जिस जगह पे रहते हैं और जब फिशिंग करते हैं वहाँ से, और 30 किलोमीटर के आसपास इनको चल के जाना पड़ता है वहाँ अपनी जो फिशेस हैं उनको सेल करने के लिए। और यहाँ पे लिखा है बीइंग ऑस्ट्रासाइज्ड। इस तरह के जो वर्ड्स हैं आपको पता होना चाहिए, आपकी जो वोकैब है पेपर पढ़ने से। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था आपको कि जस्ट आपको न्यूज़ एनालिसिस नहीं सुनना,
डीएनए नहीं सुनना, आपको उसके साथ अपनी रीडिंग हैबिट्स भी डेवलप करनी होगी। तो आपकी जो वोकैब है, सेंटेंस जो मेकिंग, आपकी सेंटेंस मेकिंग है, उसके अलावा जो फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हो, वो आपका तभी आएगा अगर आप कंटिन्यूसली 1.5 और 1.5 मिनिमम आप टाइम स्पेंड करते हो रीडिंग के साथ, रीडिंग न्यूज़पेपर। इससे आपका करंट अफेयर्स तो कवर होगा ही, लेकिन आपकी जो रीडिंग हैबिट है, अलग अलग नए नए वर्ड्स जो आपको पता चलते हैं, वो भी आपको मतलब पता चल सकते हैं। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और इस जो कपल की हम बात कर रहे हैं, इनके पास अभी जो परमानेंट एड्रेस भी नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ताकि ये जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं उनको ले सके। और अभी बात चल रही है ताकि इनको दोबारा से जो वो ट्राइब है इनकी, मुथुवन ट्राइब, वहाँ पे इनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। देखिए 75 जो पीवीटीजीज होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वो ट्राइब्स हैं। और ये भी आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो। और आप ज़रूर जो अपना ज्योग्राफी के अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हो, आप ज़रूर वहाँ पे इसको मेंशन मतलब रिलेट कर सकते हो। और इस ट्राइब के बारे में, मुथुवन ट्राइब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी जो नेवी है, जो अभी 26 जनवरी के अंदर जो परेड होगी, वहाँ पे जो नेवी है उनका भी एक टैब्यू होगा। और जो यूपी है, जो यूपी स्टेट है, उसका भी एक टैब्यू होगा रिपब्लिक डे वाले दिन। और जो नेवी है वो बेसिकली हाईलाइट करेगी जो ऑपरेशंस हुए थे 1971 के वॉर के अंदर, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जो ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना 1971 के अंदर। और उसके अलावा उस ऑपरेशंस को ये हाईलाइट करेंगे। और उसके अलावा जो यूपी एक स्टेट है, वो रिपब्लिक डे के ऊपर जो अयोध्या है उसके बारे में वो बताएंगे, उनके कल्चर के बारे में वो शोकेस करेंगे वहाँ पे। उसके अलावा GS3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आप एक टॉपिक रिलेट कर सकते हो। न्यू सेक्शन में ये था, इंडिया प्रपोजेज टू एक्सपैंड रिसर्च, टूरिज्म एंड आर्कटिक। देखिए 2007 के अंदर इंडिया ने लॉन्च किया था इट्स फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो था, आर्कटिक जो रीजन था वहाँ पे 2007 के अंदर इन्होंने जो इनका फर्स्ट टाइम इन्होंने लॉन्च किया था। अभी उसी को एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। और उसके अलावा रिसर्च वाला जो एरिया है, बेसिकली जो मिनरल ऑयल, उसके बाद जो गैस है, उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए उस रीजन में, उसके बारे में उसको और एक्सपैंड किया जाएगा। और इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। और GS2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर देखिए, थर्सडे इस्लाम जो वहाँ पे जो बॉम्बिंग अटैक्स हुए, सुसाइड अटैक हुए वहाँ पे, जो ह्यूमंस बॉम्ब थे, उन्होंने अपने आप को सुसाइड बॉम्ब सुसाइड किया उन्होंने। और वहाँ पे 32 पर्सन्स की डेथ हो गई, पीपल की डेथ हो गई। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पे ज़ख्मी हो गए। और यूएसए के कैसे यूएसए के ट्रूप्स और वहाँ थे जैसे, और अभी उन्होंने बोला है कि वो अपने ट्रूप्स को, जैसे पिछले जो प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, उन्होंने भी बोला कि कैसे वो अपने ट्रूप्स को वहाँ से वापस बुला लेंगे। और इस्लामिक जो स्टेट है उन्होंने क्लेम किया है, जो अभी 2 बार वहाँ पे ब्लास्ट हुए इराक के अंदर, बगदाद जो कैपिटल है। और जो यूएस लेड का कोलिशन था 2017 के अंदर ये बना था। उसके अलावा एल्सवेयर इन द नर्दर्न इराक, और उसके बाद इससे अलावा भी जो नर्दर्न इराक है और उसके बाद जो डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पे भी अटैक्स देखे गए हैं। और इसके बारे में इस्लामिक स्टेट सेज इट टारगेटेड एपोस्टेट शियाज को उन्होंने टारगेट किया, ये इन्होंने बताया सोशल मीडिया के ऊपर। और ये आप GS2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ आप इसे देख सकते हो। और सिक्योरिटी के साथ भी जो जिस तरीके के अंदर है उसके साथ भी आप इसे रिलेट कर सकते हो। और टेररिज्म जहाँ पे अगर टॉपिक आता है तो इस तरह की एग्जांपल्स आप वहाँ भी कोट कर सकते हो। ये जो आर्टिकल है इसे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी 1 के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये कवर होगा। बेसिकली अभी जो सेंसिस होता है आफ्टर 10 इयर्स, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहले 1881 में ये स्टार्ट हुआ
और वहाँ पे जो राइटर है उनका कहना है कि जो एनमरेटिंग जो एनमरेट करते हैं, उसके बाद डिस्क्राइब करते हैं या समझते हैं इसको, जो पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी की है उसको समझते हैं, व्हाट पीपल हैव एक्सेस टू, किस चीज़ का लोगों को एक्सेस है और किस चीज़ का नहीं है, इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर सोशल साइंटिस्ट, जो है उनके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसके अलावा जो पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स हैं या गवर्नमेंट है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है और एनमरेट्स एंड कलेक्ट्स डेमोग्राफिक जो डेटा होता है इसमें और सोशियो इकोनॉमिक जो इन्फॉर्मेशन है इंडियन पॉपुलेशन के रिलेटेड वो इसमें कलेक्ट किया जाता है। सेंसस के बारे में हम देखते हैं कि 1881 में ये फर्स्ट टाइम आया था और तब ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तभी से ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये काफ़ी बार इवॉल्व हुआ एंड हैज़ बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके द्वारा ये यूज़ किया गया, जो एकेडमिक्स होते हैं उनके द्वारा यूज़ किया गया और बहुत सारी अदर्स दूसरे लोगों के अलावा भी ये यूज़ किया गया ताकि जो इंडियन पॉपुलेशन है जो उसका एक्सेस होता है रिसोर्सेज के ऊपर उसको कैप्चर करे और जो सोशल चेंज होता है हमारी सोसाइटी के अंदर उसको मैप किया जाए कि क्या चेंज आया है हमारी सोसाइटी के अंदर। बेसिकली जो सेंसस है दैट हेल्प अस टू डू दैट। 1940 के अंदर जो WWM ईस्ट जो थे जो सेंसस के कमिश्नर थे इंडिया के, 1941 के अंदर जो सेंसस आया उन्होंने बताया कि जो सेंसस है इट इज़ अ लार्ज इमेंसली पावरफुल बट ब्लंट इंस्ट्रूमेंट अनसूटेड फॉर स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी। इसके साथ उन्होंने बताया कि कोई स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी नहीं हम कर सकते, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हम गेन नहीं कर सकते, बट ये एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है और बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है जिसका डेटा जो है अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। द पॉइंट हैज़ ऑल्सो सर्फेस्ड, जो लेटर क्रिटिक्स हैं उन्होंने क्या बताया कि जो सेंसस है ये डेटा कलेक्शन एफर्ट तो होते हैं इसमें, उसके अलावा ये टेक्निक है गवर्नेंस की एक टेक्निक है बट नॉट जो क्वाइट यूजफुल इनफ फॉर डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। उसके लिए ये काफ़ी एक यूज़फुल नहीं है। और जो हिस्टोरियन है और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, देखिए अलग अलग जो लोग हैं उनके व्यूज़ हैं ये, क्रिटिक्स के क्या व्यूज़ हैं और जो कमिश्नर थे उनके क्या व्यूज़ हैं, और जो हिस्टोरियन और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं बर्नर्ड कॉन, इनका क्या यहाँ पे व्यू है सेंसस को लेके। द सेंसस में बी इन फैक्ट प्रोड्यूस एन इमेजिनेशन ऑफ द सोसाइटी विच सजेस्ट द एपिस्टीमोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व। जो सोसाइटी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं उसे उसकी जो इमेजिनेशन होती है सोसाइटी की वो बेसिकली सेंसस के अंदर निकल के आती है। वाइल द यूजफुलनेस ऑफ द सेंसेस कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड, चाहे वो इतना जो डेटा है वो जो बहुत ही बारीकियां हैं सोसाइटी की जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है उसको चाहे वो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जो इसकी यूजफुलनेस है उसको डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। डिस्कशन अराउंड कास्ट एंड इट्स एनमरेशन हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल इसमें रहा है। इंडिपेंडेंस से लेके जो एग्रीवेटेड सेंसस डाटा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर बेसिकली जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि एजुकेशन उसके ऊपर भी कलेक्ट किया गया विद डिमांड्स टू कंडक्ट अ फुल। अभी जो डिमांड रही है कि जो फुल स्केल कास्ट सेंसस है इसको किया जाए इस सेंसस को, और टू कैप्चर कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी टू अंडरस्टैंड द रेमेडीज ऑफ इनइक्वालिटीज़, कैसे इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना है सोसाइटी में से उसके बारे में। और वाइल अदर्स कुछ लोग बिलीव करते हैं इसमें कि दिस इज़ अ लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज ऑफ कैप्चरिंग कास्ट एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो कास्ट की उसे कैप्चर करने की और जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहती हैं ये सिर्फ डिफ़िकल्ट नहीं है बट ऑल्सो सोशली अनटेनेबल भी हैं, क्योंकि बहुत सारा उसमें जो है बहुत सारा उसमें जैसे बहुत तरह की हेजिटेंसी भी उसमें रहती है और कई तरह का सेंसिटिव डेटा भी सेंसस में होता है। फॉलोइंग डिगेट्स ऑफ डिबेट जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC ये जो कंडक्ट किया गया अभी 2011 में एंड टुक फ्यू इयर्स टू कंप्लीट, और काफ़ी साल लगे इसको कंप्लीट होने में। दिस वाज अ डिस्टिंक्ट एक्सरसाइज फ्रॉम द सेंसस ऑफ, ये काफ़ी अलग था, जो सेंसस होता है उससे अलग होता है जो SECC है। और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है विच collected the first figures on the caste in census
ऑपरेशन सिंस 1931 से जो इन्होंने कलेक्ट किया इज़ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द एनमरेशन ऑफ कास्ट। इट इज़ अ पोटेंशियल टू अलो फॉर अ मैपिंग ऑफ इनक्वालिटीज़ जो हमारी सोसाइटी के अंदर है उसे ये मैप कर सकता है ब्रॉडर लेवल के ऊपर। देखिए जो सेंसिस है वो इतनी अच्छी तरह से इतनी बारीकी से नहीं बता सकता जितना कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस। ये राइटर का कहना है। उसके बाद जो मेन कंसर्न्स हैं इसको लेके, टू इग्नोर द इमोटिव एलिमेंट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिकल एंड सोशल रेपरकशंस जो कास्ट सेंसस के रहते हैं, देयर हैव बीन कंसर्न्स दैट काउंटिंग कास्ट में हेल्प। अगर हम कास्ट को जो जितने भी कास्ट एस टीज रहते हैं अगर हम उनको काउंट करें, उनकी काउंटिंग करें इसमें, तो वो और सॉलिडिफाई कर देगा और हाइडन कर देगा उनके आइडेंटिटीज़ को और सेपरेट कर देगा सोसाइटी को कि ये एक ये आगे की सोसाइटीज़ हैं और ये बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं, और उसको वो हार्डन कर देगा। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। और उसके अलावा जो सेंसस कमिश्नर थे 1941 के अंदर, उन्हीं का ये कहना है कि थैंक्स टू द एक्यूट इंटरेस्ट इन द कम्युनिटी फिगर्स, प्रैक्टिकली ऑल कम्युनिटीज दिस टाइम वर सेंसस कॉन्शियस। उन्होंने बताया कि जैसे पहले जो सोसाइटीज़ थी, पहले जो लोग थे वो कैसे अपना जो डेटा है वो मतलब बहुत ही हेजिटेंट थे और हेजिटेंसी फील करते थे, कैसे अब उनके अंदर एक इच्छा थी कि उनका भी उनके घर के उनके हाउस के बारे में भी और जो उनकी पेन्स हैं उनको भी एनालिस्ट किया जाए, ताकि लोग दूसरे लोग जो जब डेटा रिलीज़ होता है तब वो देखें। और जैसे स्कॉलर हैं एक निकोलस टर्क्स और कौन, जो ये जो स्कॉलर हैं इन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो सेंसस है, सेंसस हैड द इफेक्ट ऑफ मार्किंग आउट कास्ट एंड कम्युनिटी इन द फॉर्म्स वी सी टुडे। जो हम आज देखते हैं, जो आज हम इफ़ेक्ट देखते हैं, वो सेंसिस की वजह से कहीं ना कहीं है। सेंसिस हैड एन इफेक्ट, उसके ऊपर उसका कुछ इफेक्ट है। द अदर कंसर्न, इसके अलावा जो कंसर्न है कि वेदर जो इंस्टीट्यूशन है सच एज कास्ट कैन बी कैप्चर्ड कम्प्लीटली बाय द सेंसस, कि पूरी तरह से उस कास्ट को जो ग्राउंड रिपोर्ट हम देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर क्या उन्हें पूरी तरह से अच्छी तरह से इंक्लूड किया जाएगा। क्वेश्चंस रहते हैं कि वेदर द जो सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस जो है इज़ एबल टू कवर द इफेक्ट्स ऑफ द कास्ट एज एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर इन एवरीडे लाइफ, कि जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है उस पर क्या असर होता है इसका, क्या उसको कवर कर पाएगा ये। इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं। कैन द SECC टेक इनटू अकाउंट द नोसेंसेस दैट शेप कास्ट, जो कास्ट को शेप करती है, और साइमल्टेनियसली द वेज इन विच द कास्ट शेप्स एवरीडे लाइफ इन इंडिया, कैसे रोज़ जो हमारी ज़िंदगियां हैं उन्हें कास्ट कैसे शेप करती है और कास्ट खुद कैसे शेप हो रही है, क्या इसको अकाउंट में लेगा जो ये सेंसस है। द सेंसस एंड द ये दोनों अलग चीज़ें हैं और अलग ही दो अलग एक्सरसाइजेज हैं और अलग ही इनके पर्पसेस हैं। जो सेंसस है that comes under Census Act of 1948, all data are considered confidential। इसके अंदर जो डेटा रहता है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। और जो SECC की जो वेबसाइट है उसी के अंदर बताया गया है कि जो ये जो डेटा रहता है इनके अंदर, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर जो डेटा रहता है, दैट इज़ बेसिकली ओपन, दैट इज़ नॉट कॉन्फिडेंशियल, और इट इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू ग्रांट और टू रिस्ट्रिक्ट बेनिफिट्स टू हाउस होल्ड्स। जो हाउस होल्ड्स हैं उन्हें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और क्या उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन होती है। जो सेंसस होता है प्रोवाइड करता है पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, जो इंडियन पॉपुलेशन है किस तरह की इंडियन पॉपुलेशन है उसके बारे में एक पोर्ट्रेट होता है जो सेंसस है। और जो SCCC है, दैट इज़ अ टूल टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशरीज, किस किस बेनिफिशरीज को स्टेट की तरह से सपोर्ट मिलती है, किसको नहीं मिलती, उसके बारे में एक आइडेंटिफिकेशन की तरह होता है, जो एक टूल की तरह होता है। ये इन दोनों में जो डिफरेंस है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो सजेशन बताए हैं, जो रोड मैप बताया है कि क्या किस चीज़ की अभी ज़रूरत है, कि जो सोशल जो इनक्वालिटीज़ है उसको मैपिंग करते हैं, उसकी हम आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको बताते हैं, और कैसे इसको लिंक और सिंक किया जाना चाहिए जो सेंसस का जो डेटा है। और जो काफ़ी सारे सर्वे रहते हैं, जैसे नेशनल सैंपल सर्वे होता है, उसके बाद हेल्थ सर्विस जो रहते हैं उसके साथ कैसे इसको सिंक करना चाहिए, लिंक करना चाहिए। और
तभी ये सिग्निफिकेंट होगा फॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। एक और कॉम्प्रिहेंड वे में इसका एनालिसिस कर पाएंगे हम, और इनेबल कर पाएंगे इसकी जो यूटिलाइजेशन है ऑफ द लार्ज बॉडी ऑफ द डेटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो पहले हमने डेटा कलेक्ट किया है, कैसे उसको भी यूज़ करना है, इसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और जो स्कॉलर्स हैं जैसे कि ममता मूर्ति और उनके जो कोलीग थे स्टेटिस्टियन जो थे, एटानू बिस्वास जो थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो सेंसस है उसके जो ऑपरेशंस रहते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड आर गोइंग थ्रू सिग्निफिकेंट चेंजेस। कैसे जो दूसरे देश हैं, कैसे वो अपना सेंसस लेके आते हैं, क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं। एम्प्लॉइंग मेथड्स दैट आर प्रिसाइज, जो काफ़ी जो प्रिसाइज मेथड्स हैं उनको इंक्लूड किया है। उसके बाद फास्टर एंड कोस्ट इफेक्टिव जो उसके बारे में इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं। और काफ़ी जो अल्टरनेटिव्स, डिजिटल जो अल्टरनेटिव्स रहते हैं, और कैसे लिंक करना है डेटा को, इस तरह के जो चेंजेस हैं लेके आया जा रहा है उसके अंदर, और ये सजेशन दिए हुए हैं। और ये जो कंसर्न्स हैं जैसे कि टाइम लैग और प्लानिंग, किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, और किस तरह से जो टाइम लैग है इसे कम करना चाहिए। जैसे जो सेंसस होता है 10 साल के बाद आता है, और 10 साल के अंदर आप देखते हो कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं। और ये कोई वैसे बोलने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि आर कंट्री एक इज़ अ ह्यूज कंट्री विद अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 130 करोड़ पॉपुलेशन है। और सेकंड रैंक पे हैं हम पॉपुलेशन के हिसाब से। और 2015 तक हम चाइना को क्रॉस कर लेंगे एज पर यूएनडीपी डाटा। और इस कारण से इतना इजी भी नहीं रहता कि उस सारे डेटा का सर्वे किया जाए। बेसिकली ये एक दो दिनों की बात नहीं होती, इतना बड़ा डेटा को कलेक्ट करना। और इतनी बड़ी जो इतनी जो वेरिएशंस हैं सोसाइटी के अंदर, जो डाइवर्सिटीज़ रहती हैं, उसके अंदर इतना इजी भी नहीं है इस डेटा को कलेक्ट करना और रिप्रोड्यूस करना। और बेसिकली जो ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि टाइम लैग है सेंसिस के बीच में जो रहता है, उसके बाद जो डिले रहता है डेटा रिलीज करने के वक्त, उसको कम करना चाहिए। और जो सेंसस की जो एक्सरसाइजेज है कैसे उसको प्लान करना चाहिए। सेकंड, हाउएवर आल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट repercussions टू अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज सिंस डेटा में रिमेन अनरिलीज्ड और रिलीज्ड ओनली इन पार्ट्स। अब वो पार्ट्स में कैसे रिलीज होता है। और डिकेड आफ्टर एस ई डबल सी फॉर इंस्टांस अ साइजेबल अमाउंट ऑफ डेटा जो अभी रिलीज नहीं हुआ, जो सोशियो इकोनॉमिक जो सेंसस रहता है, कास्ट सेंसस जो रहता है, इसका जो अभी पहले इन्होंने डेटा कलेक्ट किया एक डिकेड के पहले 2011 में, अभी तक वो भी जो उसका जो डेटा है वो उसको रिलीज़ नहीं किया गया। और लास्ट में आप पढ़ सकते हो कि जो सेंसस अथॉरिटीज़ हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करती हैं मेथडोलॉजी के ऊपर, कि किस तरह जो ट्रांसपेरेंसी रहती है उसको और बढ़ाया जाए। देयर नीड्स टू बी क्लोजर एंड कॉन्टीन्यूस एंगेजमेंट बिटवीन द फंक्शनरी ऑफ द सेंसेस। जो दूसरे सर्वे हैं जैसे कास्ट सर्वे है, सेंसस है, उसके अलावा जो मेन सेंसस जो रहता है उसके जो फंक्शनरीज जो रहते हैं, जो ऑफिशियल्स रहते हैं, कैसे उनके अंदर जो एंगेजमेंट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ताकि जो डेटा है वो जल्दी से जल्दी इसका टाइम है जो टाइम है उसे भी कम किया जाए। और उसके अलावा जो टाइम लगता है, डिले होता है जो डेटा प्रोड्यूस करने में, वो भी कम हो। इस तरह से इसे कम किया जा सकता है अलॉन्ग विद एकेडमिक्स एंड विद अदर स्टेक होल्डर्स कंसर्न्ड सिंस द सेंसस एंड द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आर प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस एज वेल एज एकेडमिक इंटरेस्ट। बहुत सारे जैसे गवर्नेंस के रूप में भी ये काम आता है। उसके बाद जो काफ़ी सारे जो एकेडमिक्स रहते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये जल्दी से जल्दी बहुत ही कम समय में इसका जो डेटा है रिलीज़ होना चाहिए बिफोर अनदर SECC इज़ कंडक्टेड। अब ये जो सेंसस कंडक्ट दोबारा से किया जाएगा, जो कास्ट सेंसस है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, इससे पहले जो स्टॉक टेकिंग होनी चाहिए, जो प्रीवियस जो एक्सरसाइज हुई थी उससे क्या सीख मिली है और क्या चेंजेस जो हैं ज़रूरी हैं बियॉन्ड चेंजिंग एक्सक्लूजनरी criteria for the beneficiaries of the state sport are crucial to enable the census to facilitate
इफेक्टिव पॉलिसीज एंड वर्क एकेडमिक रिफ्लेक्शन। इसके अलावा जो कंसर्न्स रहते हैं अबाउट द मेथोडोलॉजी, उसके बाद रेलेवेंट डेटा होना चाहिए, रिगर, और उसके बाद डिसेमिनेशन और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, और प्राइवेसी जो लोगों की होती है, जैसे सेंसस में जो डेटा है वो बहुत ही एक तरह का कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, दैट नीड टू बी टेकन सीरियसली, उसे सीरियसली लेना चाहिए इफ़ दिस एक्सरसाइज इज़ टू डू व्हाट इट वाज सेट अप टू डू। जिस जो कारण था, जिस वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाया गया था, इसको सेटअप किया गया था, इस सर्वे जो सेंसस होता है इसको सेटअप किया गया था, अगर इसको सीरियसली वो अचीव करना है तो इन सारी चीज़ों का, ट्रांसपेरेंसी का, प्राइवेसी का, मेथोडोलॉजी का, जो डिले होता है, जो टाइम लैग होता है, इसको कम करना होगा अगर ये अचीव करना चाहते हैं उसको। क्योंकि आज जो हमारी सोसाइटी है दैट इज़ उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं दैट आर क्वाइट बहुत ही क्विक चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर। और ये जो सेंसिस है इसके जो मेथोडोलॉजी हैं, जैसे वर्ल्ड के अंदर बाकी जो कंट्रीज़ हैं कैसे वो चेंज लेके आ रही हैं अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर, ट्रांसपेरेंसी के अंदर, और इस तरह से हमको भी अभी चेंज करने की ज़रूरत है, ये राइटर का कहना है। और ये हेल्पफुल पॉज, इसके बारे में ये फिर वही एडिटोरियल है जो कि पहले पेज के ऊपर हमने डिस्कस किया था। जो जैसे फार्मर्स हैं वो लीगल गारंटी चाहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके, और फार्म लॉज को रिपील करने की बात कर रहे हैं। और इसमें जो ऑथर है उसका ये कहना है कि अभी जो गवर्नमेंट ने विलिंगनेस दिखाई थी पुट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो 1.5 साल के लिए ही है, वो एक राइट स्टेप है। देखिए राइटर का कहना है, और आपको ये क्या लगता है? बेसिकली जो एडिटोरियल्स होते हैं ये जो राइटर्स होते हैं उनका ये पर्सनल ओपिनियन होता है या एक्सपीरियंस के साथ ही बोलते हैं, तो ज़्यादा ये क्रिटिक्स ही होते हैं। और बेसिकली हमको जब हम आंसर्स लिखते हैं मेंस के अंदर और हमको एक बहुत ही एक बैलेंस करके आंसर लिखना होता है। दोनों जो पार्टीज़ हैं, दोनों स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनके व्यूज़ जो हैं क्या क्या वो कहते हैं, और अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है उसे फॉलो करके हमें हमारे जो आंसर्स हैं उसे लिखना होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो टॉक्स होनी चाहिए विदाउट प्री कंडीशंस होनी चाहिए। उसके बाद जो दोनों साइड्स हैं, जो दोनों पार्टी, नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। 17 जो गोल्स हैं जो कि हमारे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं। और फर्स्ट वन इज़ द नो पॉवर्टी, देन जीरो हंगर, देन थर्ड इज़ गुड हेल्थ एंड वेल बींग, फोर्थ वन इज़ क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन के रिलेटेड अगर आता है तो आप बता सकते हो कि जो फोर्थ सस्टेनेबल SDG जो है फोर्थ, दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी, उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके बाद अफोर्डेबल एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देन एट्थ वन इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद 9 जो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन 10th इज़ रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज़ को कैसे कम करना है, रिड्यूस करना है। और उसके अलावा जो 11th वन इज़ सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। देन 12th वन इज़ रीजनेबल जो कंजप्शन, रिस्पॉन्सिबल जो कंजप्शन होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्शन होनी चाहिए। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन है। उसके बाद 14th जो है लाइफ बिलो वाटर। देन 15 जो है लाइफ ऑन लैंड। देन 16 जो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। एंड द 17th इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। स्टेट्स जो अभी तक हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके अलावा जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मध्य प्रदेश। इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन कौन सी स्टेट जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। ईस्ट वेस्ट में गुजरात है, देन नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान है, देन नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है, नीचे साउथ में महाराष्ट्र है। इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, और वो एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम के अंदर कंफ्यूज कर सकता है इस क्वेश्चन को देख के, जैसे कि बताइए कि बिहार और जो झारखंड है इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। और आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को फॉलो करना है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज़ भोपाल। उसके अलावा जो कंट्रीज़ हमने ये डिस्कस कर ली हैं, और आज सऊदी अरेबिया है, इसके आप लोकेशन देख सकते हो। दिस इज़ बेसिकली वेस्ट, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ आवर कंट्री इंडिया, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ रियाद। और आप एक कोड यूज़ कर सकते हो VMIAS10, और आपको जो अनअकैडमी के ऊपर अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको वहाँ पे 10% इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा। और आज 12 PM से, आज से शुरू होगा, 23rd of Jan आज से ही शुरू होगा। जो
मैम का ये कोर्स है, वानी मेहरा मैम का ये कोर्स है, कोर्स ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड बॉडीज़, और आप ज़रूर इसे ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्काउंट के लिए ये कोड है जो मैंने आपको बता दिया है। और ज़रूर आप इस यूट्यूब चैनल का ये जो वानी अकेडमी यूट्यूब चैनल का ये इनिशिएटिव है, आप ज़रूर इसे सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। और ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और अगर आपको इस जो वीडियो एनालिसिस है, डीएनए एनालिसिस है, इसकी पीपीटी और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको ये मिलेगी t.me/वानी मेहरा। ये जो टेलीग्राम का चैनल है, आप इसको ज्वाइन करके और आपको वहाँ पे इसकी पीपीटी पीडीएफ है मिलेगी। थैंक यू।